हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एसके झां सर के मैथ प्रैक्टिस सेट के सेट नंबर 46 को। ठीक है, इससे पहले का सेट अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, जाकर आप वहां से देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल पर डायरेक्ट आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ए रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि दी गई श्रृंखलाओं को जारी रखते हुए 3 + 5 + 7 ... और 4 + 7 + 10 ... आपको 15 पदों तक में समान पदों की संख्या क्या होगी। ठीक है, एक तो आपको नियम है कि एपी से बनाइए। ठीक है, लेकिन एपी से आप बनाओगे तो बहुत ही लेंदी आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो डायरेक्ट मेरे दोस्त आप शॉर्टकट अप्लाई मत करो, आप लॉजिक अप्लाई करो कि यहाँ पर टोटल पद को लिख दिया जाए 4 7 + 10 + 13 इस तरह से करके 15 पद तक। तो डायरेक्ट हम लोग देख सकते हैं कि कितना पद कॉमन है। जैसे देखिए, बोलने से कुछ नहीं होता, यहाँ पर समझिए। यहाँ पर मैं लिखता हूं 4 7 10 कितना के डिफरेंट पाए, 3 के डिफरेंट पाए। तो लिखिए 13 16 19 19 3 22 25 28 31 34 37 40 कितना टर्म्स हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टर्म्स हुआ। 13 टर्म्स हुआ तो 43 46 लिख दीजिए। ठीक है, 15 टर्म्स हो गया। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो टर्म्स पते नहीं है कि कितना टर्म्स तक है, तो क्या इन्फिनिटी तक लिखेंगे? नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पर 46 आपको पता चल गया कि 15 टर्म्स अगर लिखते हैं 15 टर्म्स तक तो लास्ट संख्या आपको 46 आ जा रही है। तो 46 जहां पर आएगा या 46 से पहले वहीं पर स्टॉप कर देंगे, क्योंकि उसी के बीच में ना कॉमन पद मिलेगा रे मेरे दोस्त, यहाँ पर समझो ना। ठीक है, अगर उसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो 2 के डिफरेंट पर है। तो लिखिए झटका से 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 33 33 33 33 2 35 37 39 39 41 43 45 47। ठीक है, तो 47 को नहीं लेंगे क्योंकि 47 तो कॉमन पद मिलेगा नहीं, 45 तक मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म्स आपका जो है 46 है। ठीक है, तो बस आप कॉमन पद खोज लीजिए कितना कॉमन हुआ। अरे यहाँ पर देखो ना 7 7 कॉमन हुआ, यहाँ पर 13 13 कॉमन हुआ, 15 17 17 17 17 17 19 19 कॉमन हुआ। ठीक है, 21 23 25 कॉमन हुआ। ठीक है, 25 के बाद आपको 29 31 कॉमन हुआ। ठीक है, 31 के बाद आपका कॉमन हो गया 37 37 कॉमन हो गया। उसके बाद आपको 43 कॉमन हो गया। टोटल देख लीजिए कितना पद कॉमन हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स। ठीक है, 7 टर्म्स। अगर आप चाहते हो कि इसको बेसिक से भी बताया जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा मुझे। ठीक है, बेसिक से भी बता दूंगा। ठीक है, लेकिन बेसिक आप सिर्फ सीखिएगा, उसको अप्लाई नहीं कीजिएगा परीक्षा में, नहीं तो आपका क्वेश्चन जितना समय में बनना रहेगा उससे ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, आइए सेकेंड बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 67 0 56 8 में जोड़ा जाए तो 417 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही भयंकर डाटा दिया गया है, तो हम लोग डिजिट सम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि 67 0 56 8 में जोड़ कर इतना भयंकर वैल्यू और 417 से भागा देते फिर तो आपका समय निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट अप्लाई कीजिए, माफ कीजिएगा डिजिटल सम। तो कितना हो जाएगा डिजिटल सम? अरे डिजिटल सम का मतलब होता है मेरे दोस्त कि उस संख्या को जब तक जोड़ ले जाइए, यहाँ पर जैसे 57 है, इसको तब तक जोड़िए कि तब तक ये सिंगल डिजिट में ना हो जाए। ठीक है, जैसे 7 5 हो गया 12, तो 12 में फिर 2 1 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3, यानी 12 को जोड़ देंगे 2 1 3, तो डिजिटल सम इसका 3 हो गया। इसी प्रकार जोड़िए 6 7 13 13 5 कितना हो गया 18 18 6 24 24 8 कितना हो गया 32, तो ये हो गया 32। तो 32 को फिर जोड़ दीजिए तो 3 2 5 हो गया आपका। इसका डिजिट सम 5 हुआ। तो 5 में कौन सी संख्या जोड़ोगे? तो मान लो कि यहाँ पर संख्या जो है कुछ भी ऑप्शन रख लेते हैं। ठीक है, कुछ जोड़ेंगे और कितना से विभाज्य करेंगे, तो 4 1 5 7 7 5 12 12 कहने का मतलब 2 1 3 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन में भी डिजिट सम अप्लाई करके देखिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 1 5 6 6 5 11 11 कहने का मतलब 1 1 2। यहाँ पर अगर 2 रखते हो तो 5 2 7 बट्टे में 3 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पूरा विभाज्य होना है, यहाँ पर पूरा विभाज्य हो नहीं रहा है।
यहाँ पर 5 प्लस, ठीक है, कितना हो गया 5 3 8 5 13, 13 कहने का मतलब हो गया 3 1 4, ठीक है, बट्टे में 3। देखिए तो 9 बट्टे में 3 विभाज्य हो गया, तो ये डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और चेक कर लीजिए ऑप्शन सी को, तो 5 प्लस कितना हो जाएगा 6 2 8, तो 8 बट्टे में 3। देखिए तो 13 बट्टे में 3 आपका पूरा पूरा नहीं कटेगा, यह है 56, तो 5 प्लस 6 5 11, 11 कहने का मतलब 1 1 2 और बट्टे में 3, 7 बट्टे में 3 नहीं कटेगा, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बोले कि ए और बी एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है और बी और सी 24 दिन में पूरा कर सकता है और सी और ए 8.4 बट्टे में 7 दिनों में पूरा कर सकता है, तो सी अकेला उसे कितने दिन में कर पाएगा। देखो टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है और टाइम एंड वर्क में बहुत जल्द ही उसका पार्ट 2 लेकर आने वाला हूं और पार्ट 1 में इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने करा दिया है। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए ए प्लस बी कितना दिन ले रहा है 8 दिन, बी प्लस सी ले रहा है 24 दिन और सी प्लस ए ले रहा है आपको 8.4 बट्टे में 7, तो 7 8 है 54 4 60, 60 बट्टे में 7 दिन। तो सबसे पहले आपको एक काम बताए हैं करने के लिए कि टोटल आपको जितना भी डे दिया रहता है 8 24 60 बट्टे में 7 है, तो इस डे का आप एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेने के बाद इसको टोटल वर्क कंसीडर कीजिए। और एलसीएम आपको बहुत फास्ट लेने आना चाहिए और एलसीएम आपको बताएं हैं कि एग्जैक्ट एलसीएम लेने के फेर में नहीं पड़ जाइएगा। जो भी आपके दिमाग में पहले संख्या आए और इन तीनों संख्या से वो पूरा पूरा कट जाती है तो उसको ले लीजिएगा। जैसे मेरे दिमाग में आ गया 8 24 को देखकर 120, ठीक है, तो 120 मेरा टोटल वर्क हो गया। आपके दिमाग में आया होगा 240, तो 240 आपका एलसीएम हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हो गया टोटल वर्क, क्योंकि यहां से एक आइडिया हमें लेना होता है। टोटल वर्क में आप डे से भाग दोगे तो इस पे एफिशिएंसी आ जाएगा, तो एफिशिएंसी निकाल लीजिए, ठीक है। तो 8 से आपको 15 बार में, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 15, 24 5 120 और 6 दूना के 12, 2 7 14, ठीक है। सी प्लस ए का एफिशिएंसी आ गया, बी प्लस बी सी का और ए प्लस बी का, सबका एफिशिएंसी आ गया। लेकिन हमें तो सी का एफिशिएंसी चाहिए, तो सी का एफिशिएंसी तो यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए कि ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का एफिशिएंसी कितना है, तो 15 5 20 और 20 14 आपका हो जाएगा 34। लेकिन 34 जब एफिशिएंसी आया है तो क्या ए प्लस बी प्लस सी का आया है, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि ए आपको 2 बार हो जा रहा है, बी भी 2 बार हो जा रहा है और सी भी 2 बार हो जा रहा है। तो इसलिए 34 जो है 2a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आया है। तो हमें ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी चाहिए, तो उसका आधा कर दो तो हो जाएगा 17, ठीक है। तो ये ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आ गया। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर हमें चाहिए सी का एफिशिएंसी, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी यहाँ पर 15 है, तो ए प्लस बी प्लस सी में से आप ए प्लस बी घटा दोगे तो नहीं सी का एफिशिएंसी निकल जाएगा, तो बिल्कुल निकल जाएगा। तो ए प्लस बी आपको कितना है, तो 15, तो 15 घटा लो यहाँ से, तो सी का एफिशिएंसी आ गया आपको 2, ठीक है 2। नहीं समझ में आ रहा होगा तो टाइम एंड वर्क वाला मेरा फर्स्ट पार्ट का वीडियो देख लीजिएगा, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन को कराया गया है, ठीक है, बेसिक्स एकदम बताए हूं। तो सी बराबर आपको 2 एफिशिएंसी आ गया। तो अब निकालना है कि कितने दिन में करेगा, तो मेरे दोस्त टोटल वर्क बटे में एफिशिएंसी, अरे टोटल वर्क आपको 120 है और सी का एफिशिएंसी 2 है, तो 120 बटे में 2 60 दिन लगेगा। इसमें क्या करना है, आइए 4 बोला है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पर इसको मैं थीटा बोल रहा हूं तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, बराबर 0 हो तो साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस tan 4 थीटा का मान क्या होगा। अगर इस इक्वेशन को हल करना चाहूं तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कोस थीटा। और साइन थीटा बराबर कोस थीटा कब होता है, तो आप कहोगे थीटा बराबर 45 पर। क्यों, क्योंकि थीटा बराबर 45 रखेंगे तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और कोस 45 का वैल्यू 1/√2, तो बराबर हो जाएगा। तो यहां से डायरेक्ट पता चल गया कि थीटा का वैल्यू कुछ और नहीं 45 है, तो बस सब जगह 45 रख दीजिए। तो इसमें अगर साइन 45 का वैल्यू लिखना चाहें तो 1/√2 और पावर 4 है, प्लस कोस आप 45 का वैल्यू लिखना चाहें तो 1/√2 पावर 4 प्लस tan 45 का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहोगे 1, तो 1 के पावर 4 करोगे तो वही हो जाएगा, तो 1 के पावर 4। 1/√2 के पावर 4 करोगे तो √2 का स्क्वायर आपको 2 हो जाएगा, उसका फिर स्क्वायर करोगे तो आपका हो जाएगा 4, ठीक है। अरे मेरे दोस्त √2 मल्टीप्लाई बाई √2 मल्टीप्लाई बाई √2 मल्टीप्लाई बाई √2 4 बार गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, तो 4 हो जाएगा।
तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/में कुछ नहीं है तो 1 रख दो, बस बट्टे पर का जोड़ कर दो, ये तो आना चाहिए, तो हो जाएगा 4 और 4 2 हो गया 6। ठीक है, तो 6/4 कितना हो गया, 3/2, 3/2। आइए 5, बोला है कि जेड की वर्तमान उम्र ए की उम्र से आधी है। यहाँ पर जेड है और यहाँ पर ए है। ए की उम्र से आधी है तो ए का उम्र जो है 2 यूनिट है, तो जेड का उम्र 1 यूनिट है। ठीक है, मैं नहीं क्वेश्चन कर रहा है, बोल रहा है 5 वर्ष बाद ए और जेड का अनुपात 11:6 हो जाता है। अगर 5 वर्ष बाद की बात किया जाए तो ए और जेड का अनुपात 11:6, तो 11:6 लिख दीजिए। ए और जेड दिया है, कंफ्यूजन नहीं होइएगा। ठीक है, तो बोल रहा है 3 वर्ष बाद जेड की उम्र कितना होगा। तो मेरे दोस्त एक चीज आपको मैं हमेशा बताते आ रहा हूं कि जो उम्र इन दोनों के बीच में डिफरेंट, यानी इन दोनों के उम्र के बीच का जो डिफरेंट होता है वो वर्तमान में रहेगा, वहीं 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष बाद, या कईयों वर्ष पहले, कईयों वर्ष बाद आपको सेम रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 यूनिट का डिफरेंट देख रहे हैं, लेकिन 6 और 11 के बीच 5 यूनिट का डिफरेंट देख रहे हैं, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है। तो इसमें भी 5 से गुणा करके डिफरेंट बराबर कर लो। ठीक है, तो ये हो गया 5 यूनिट और ये हो गया 5 यूनिट। और लगभग मैंने 5-7 सेट में बताया है कि क्यों आपको डिफरेंट बराबर होता है। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, चाहिए तो आप मेरे और सेट को फॉलो कीजिएगा, देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा 100%। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ओवरऑल कितना का चेंजेज आया, तो 11 में से 10 गया 1, या फिर 6 में से 5 गया 1 यूनिट का, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 5 वर्ष बाद, यानी 5 यूनिट का चेंज, 5 वर्ष का चेंज। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 वर्ष। तो अब हम जेड की उम्र की ओर चलते हैं, तो जेड का उम्र कितना यूनिट है, तो आप कहोगे 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 25। लेकिन ये 25 वर्ष जो आया वो वर्तमान उम्र आया जेड का, हमें चाहिए 3 वर्ष बाद, तो 25 में 3 जोड़ दो, हो गया 28। ठीक है, 28। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि x + 1/x = 4 हो तो x के पावर 6 + 1/x के पावर 6 का वैल्यू क्या होगा। देखो समझो, इसको अगर आप तोड़ना चाहो तो क्या तोड़ सकते हो, तो आप कहोगे सर x³ + 1/x³ के पावर होल क्यू लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप कहोगे नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, लेकिन यहाँ पर 2ab तो नहीं जुड़ा है, तो हम 2ab यहाँ से माइनस कर लेते हैं, बात बराबर हो जाएगा, तो 2ab माइनस कर लिए, तो 2a आपको है x³ और b है 1/x³। ठीक है, तो 2ab हो गया, तो x³ कैंसिल हो गया, तो आपका रिजल्ट फाइनल बना जो इतना हुआ। तो अब हमें चाहिए x³ + 1/x³, तो मेरे दोस्त यहाँ से निकाल लो। तो आपको एक फार्मूला तो हमेशा से बताते आ रहा हूँ कि x + 1/x बराबर k रहता है, तो x³ + 1/x³ कितना हो जाता है, तो k³ - 3k। ठीक है, तो इसका फार्मूला पर बैठा लीजिए, तो x³ + 1/x³ क्या हो जाएगा, k³ - 3k, तो k का वैल्यू 4 है, तो 4 का क्यूब आपका 64 और -3k, तो 3 चौके 12। ठीक है, 64 - 12 का स्क्वायर -2। ठीक है, तो यूनिट डिजिट से मान लीजिए 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 में से 2 गया 2। ठीक है, तो 2 आपका आंसर हो गया, 2 आपका यूनिट डिजिट वाला आंसर हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। या फिर 64 - 12 आपका 52 हो जाएगा, और 52 का स्क्वायर 2704, और 2704 में से 2 घटा दोगे 2702। आइए 7, बोला कि एक कक्षा में 50 लड़के हैं, उनका औसत वजन 45 kg है। ठीक है, इसमें एक कक्षा है और इसमें 50 बंदे हैं। ठीक है, 50 लड़के हैं और इनका जो औसत वजन है 45 kg है, लेकिन एक लड़का कक्षा छोड़ता है और औसत 100 ग्राम से कम हो जाता है, तो कक्षा छोड़ने वाले लड़के का वजन क्या है। एक चीज तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जब वो लड़का कक्षा छोड़ता है तो औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो लड़का का उम्र था वो औसत उम्र से ज्यादा था। अरे तभी ना 100 ग्राम सब में कम हो जा रहा है। ठीक है, कंसेप्ट समझो। और औसत आप सीखना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से सीख सकते हो। ठीक है, तो मेरे दोस्त एक चीज समझिए कि लड़का 100 ग्राम कम करके सब में चला जाता है। औसत का मतलब कि सब में कमी कर दिया, तो लड़का बचा कितना, तो 49, और 49 में 100 ग्राम का कमी कर दिया तो हो गया 4900। 4900 ग्राम कहने का मतलब 4.1 kg।
तो अब पता करना है कि कक्षा छोड़ने वाले लड़के का वजन कितना था। तो मेरे दोस्त, कक्षा छोड़ने पर इतना केजी का प्रभाव पड़ रहा है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि औसत वजन से इसका वजन इतना ज़्यादा था, यानी 49.9 केजी ज़्यादा था। ठीक है, अरे तभी न गया तो उसके जाने से 100 ग्राम कम सबका वजन हो गया। ये होता है एवरेज का कंसेप्ट। आइए 8 बोला कि यदि त्रिभुज के कोणों की माप 2, 7, 11 के अनुपात में है तो कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखो 2:7:11। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? तो आप कहोगे 180 डिग्री, लेकिन यहाँ पर तो 20 यूनिट आ रहा है। 7 2 9 11 20 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 9 डिग्री। तो अब पूछ रहा है तीनों कोणों का माप, तो 2 यूनिट का वैल्यू 9 दूना के 18 डिग्री। ठीक है, 7 9 हो जाएगा 63 डिग्री। ठीक है, 11 9 हो जाएगा 99 डिग्री। आइए नेक्स्ट 9 बोला कि एक शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक की दर से वृद्धि हो जाती है, तो इसकी वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 है। तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या थी। देखो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा वो 1/20 हो गया। जनसंख्या जो है 20 से 21 हो जा रही है। ठीक है, इनिशियल 20 यूनिट थी लेकिन हो गई 21। और एक कारनामा कितने वर्ष तक होता है? तो 3 वर्ष तक होता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 20 21 20 21 20 21 3 बार क्यों लिखोगे? ठीक है, डायरेक्ट आप इसका क्यूब कर दो और इसका भी क्यूब कर दो। 20 का क्यूब होता है 8000। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। और 21 का क्यूब होता है 9261। ये देखिए 3 वर्ष के बाद की जनसंख्या है 9261 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन दिया है कि 1,85,220 है। तो 9261 यूनिट का वैल्यू 1,85,220। तो पूछ रहा है 8000 का वैल्यू कितना होगा? देखो तो इसका डायरेक्ट ये 2 गुना है और एक 0 है, तो 20 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी 20 गुना कर दीजिए। तो 3 वर्ष पहले कितना उम्र हो जाएगा? तो 8 दूना के 16 यानी 1,60,000। तो 1,60,000 ऑप्शन बी। आइए 10 बोला कि 600 पर 18% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीना का साधारण ब्याज क्या होगा? अरे मेरे दोस्त, साधारण ब्याज निकालना तो बच्चों का खेल होता है। साधारण ब्याज निकाल दो तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन मल्टीप्लाई बाई समय मल्टीप्लाई बाई रेट बट्टे में 100। मूलधन कितना है? 600। समय कितना है? 9 महीना। तो यहाँ पर महीना दिया है तो वर्ष में कन्वर्ट कर लो तो 9/12। दर है 18% यानी 18/100। क्वेश्चन बन गया। 0 0 कैंसिल। 6 दूना के 12, 6 तिया 18, 2 तिया 6, ये हो जाएगा 9 तिया 27, तिया 81 रुपया। ठीक है, 81 रुपया। आइए नेक्स्ट 11 बोला एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर एक मनुष्य को 25% हानि होती है, तो वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो? देखो 25% का हानि होता है कब? जब 450 रुपया में बेचता है तब। तो इसका मतलब 25% लाभ हानि इसमें इंक्लूड है। तो डायरेक्ट आप इसको रिवर्स कर दोगे तो सीपी पर चले जाओगे। अरे तो मैं बहुत बार बताया हूँ यार कि 25% हानि है तो रिवर्स से गुणा कर दो, यानी 100/75। तो आप चले गए सीपी पर। लेकिन हमको लेना है इस पर 25% लाभ, तो ये हो गया सीपी और इस पर 25% लाभ, तो कितना हो जाएगा? 125/100। अरे डायरेक्ट बनाओ यार। ठीक है, बस काट लो, आपका आंसर आ गया। कितना हो जाएगा? 100 कैंसिल, 25 5 125, 25 तिया 75, 3 से 15 बार में यानी 150, 15 5 75, 750 रुपया। 750 रुपया में बेचना चाहिए। ठीक है, आइए 12 बोल रहा है इंडिपेंडेंस शब्द के कुल अक्षरों को एक साथ लेकर कितने तरह से पुनः क्रमबद्ध किया जा सकता है? देखो तो कितना तरीका हो जाएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी फैक्टोरियल 12 तरीका हो गया। लेकिन एक चीज हमें और देखना होता है कि किस किस डिजिट का, यानी यहाँ पर लेटर है तो किस किस लेटर का यहाँ पर रिपीटेशन हुआ है, उससे भाग दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आई रिपीट है, आई तो रिपीट नहीं है, एन लगता है रिपीट है 1 2 3 बार, तो 3 का फैक्टोरियल से भागा दे दो। ई रिपीट है 1 2 3 4 बार, तो 4 के फैक्टोरियल से भागा दे दो। और पी आपको नहीं रिपीट है, ई तो ये गया, एन आपको एन हो गया, डी देखो 2 बार रिपीट है। ठीक है, 2 के फैक्टोरियल से। इतना आपका आंसर होगा। लेकिन नहीं, बोल रहा है पुनः क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो एक इंडिपेंडेंट को सजाने का तरीका एक तरीका हो जाएगा। यहाँ पर टोटल इतना तरीका हो गया, लेकिन एक तरीका यहाँ पर माइनस कर लेंगे इंडिपेंडेंट के लिए। ठीक है, तो एक तरीका इसका देखते हैं कि लॉजिक से कौन जवाब देता है। ठीक है, गुणा करके नहीं, गुणा करके तो मोबाइल से हर कोई दे सकता है। ठीक है, एक चीज मैं समझा देता हूं कि यहाँ पर फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 का फैक्टोरियल लिखें तो इसका मतलब होता है 5 4 3 2 1।
ठीक है, तो सबको तोड़िएगा और आंसर बताइएगा। एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि मल्टीपल चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आइए 13 बोला कि प्रसाद ने एक वस्तु को 1190 रुपया में बेचा तो उसको अंकित मूल्य था, अच्छा उसका अंकित मूल्य था, उस पर 40% का लाभ अर्जित किया, वो अंकित मूल्य के 10% छूट पर बेचता तो कितना परसेंट लाभ किया। लाभ ज्ञात करना है। देखो 100% पर अगर बेचता यानी अंकित मूल्य पर बेचता तो 40% का लाभ 140%। अब बोलता है कि 10% छूट यानी 90% पर बेचा तो कितना कमाया, तो 140/100 मल्टीप्लाई बाई 90। 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 14 नमा हो जाएगा 126 यानी 126 तो 100 से कितना ज़्यादा कमा लिया। अरे इसका अंकित मूल्य 100 था, कमा लिया 126 तो 26% ज़्यादा कमाया, 26% लाभ हुआ। आइए 14 बोला कि 20% स्पिरिट और पानी के मिश्रण में 10% पानी है और पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। देखो यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर स्पिरिट है, इसका रेशियो दिया है 10% पानी है तो जाहिर सी बात है कि 90% स्पिरिट होगा, तो इसका रेशियो लेना चाहें तो 1:9 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि पानी की मात्रा 25% कर दिया, ठीक है, तो स्पिरिट कितना हो जाएगा 75%। अरे 100% टोटल मिश्रण होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 से कम 25, 25 तिया 75। लेकिन एक चीज और कह रहा है कि मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाना चाहिए। अच्छा 25% करने के लिए कितना प्रतिशत पानी मिलाना, कितना लीटर माफ कीजिएगा, मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाना चाहिए। तो मेरे दोस्त यहाँ पर मिला रहा है पानी, तो रेशियो का कंसेप्ट लगाइए कि स्पिरिट तो बराबर रहेगा, तो यहाँ पर 9 यूनिट है और यहाँ पर 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट कैसे हो सकता है, इसको भी 9 यूनिट कीजिए तो हो गया 9 यूनिट। अगर टोटल मिश्रण की बात किया जाए, इनिशियल आपको टोटल कितना मिश्रण था, तो 9 1 10 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 लीटर का मिश्रण है, ठीक है, तो 20 लीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, तो आप कहोगे 2 लीटर। तो पानी कितना मिला रहे हो, पानी इनिशियल 1 है, अब हो गया 3 यूनिट यानी 2 यूनिट पानी मिला रहे हो, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 लीटर, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 4 लीटर, ठीक है। आइए 15 बोला कि रमेश एक पुलिस स्टेशन से निरीक्षण कार्य पर निकला, 4 किलोमीटर दूर सीधे, देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है, जैसे जैसे कहता है वैसे कीजिए। 4 किलोमीटर सीधे निकला, मान लो ऐसे नहीं निकल जाए 4 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ा तो बाईं ओर मुड़ गया और 600 मीटर की यात्रा की, फिर वो बाईं ओर मुड़ा 200 गया, ठीक है, 200 कर दो, ठीक है। रीजनिंग का है तो रीजनिंग की तरह बनाइए हल्का में, ठीक है। फिर बोल रहा है कि बाईं ओर मुड़ा 600 गया, तो फिर बाईं ओर मुड़ जाएगा तो आ जाएगा नीचे, 600 आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, तो पूछ रहा है कि रमेश पुलिस स्टेशन से कितना दूर है। तो मेरे दोस्त कितना दूर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अरे यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 4 किलोमीटर और इतना डिस्टेंस आपको हो जाएगा, अदर कलर से मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको हो जाएगा 200, क्योंकि यहाँ 200 है तो ये भी 200 हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल आपको 4000 मीटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 किलोमीटर मतलब 4000 मीटर, और 4000 मीटर में से 200 मीटर घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 3800 मीटर, और 3800 मीटर कहने का मतलब 3.8 किलोमीटर। ये तो बच्चों वाली बात हुई। आइए 16 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को मैं अच्छा मानता हूँ। बोला कि एक रेलगाड़ी मेरठ से प्रातः 6 बजे चलकर दिल्ली 10 बजे पहुंचती है और दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से 8 बजे चलकर मेरठ 11:30 बजे पहुंचती है, तो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से कम मिलेगी। देखो मान लीजिए कि एक रेलगाड़ी ए है जो स्टार्ट हो रही है कहां से, मेरठ से, पहुंच रही है दिल्ली, स्टार्ट हुई है 6 बजे और पहुंच गई है 10 बजे, ठीक है। एकदम आराम से समझो, अच्छा क्वेश्चन है तो आराम से समझना चाहिए, ठीक है। और एक दूसरी रेलगाड़ी है, वो बी रेलगाड़ी है, ठीक है, वो दिल्ली से मेरठ की ओर जा रही है, कब 8 बजे स्टार्ट हुई, ठीक है, और पहुंची कब मेरठ, तो 11:30 बजे, 11:30 बजे। मेरे दोस्त एक चीज आपको यहां पर पता करना होगा कि मेरठ और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, तो डिस्टेंस तो यहां पर पता नहीं चल रहा है, तो डायरेक्ट आप डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, जैसे टाइम एंड वर्क में आप एलसीएम निकालकर टोटल वर्क कंसीडर करते हो, इस प्रकार से इन दोनों समय के बीच का जो अंतर होगा उस समय का आप एलसीएम निकालकर डायरेक्ट मान सकते हो कि इतना यूनिट आपका टोटल डिस्टेंस है। जैसे समझो, कहने से कुछ नहीं होता, 6 बजे गई और 10 बजे पहुंची यानी 4 घंटे का अंतर,
और ये 8 बजे चली दिल्ली से और 11 साढ़े 11 बजे पहुंची, तो इसके लिए कितना का अंतर हो गया, 8 3 11 यानी 7/2 3.5 घंटा का। यहाँ पर गाड़ी ए जो है ले रही है कितना घंटा, 4 घंटा, और बी कितना ले रही है, 7/2 घंटा। एकदम आराम से समझो। अगर दोनों का एलसीएम हम ले लें तो कितना हो जाएगा, 7 4 28, और इसको मान लेते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस है 28 यूनिट। ठीक है, टोटल डिस्टेंस एकदम आराम से समझो मेरे दोस्त। जब टोटल डिस्टेंस आपको 28 यूनिट है और ए के लिए समय 4 घंटा लगा, तो इसके लिए चाल कितना हो जाएगा, तो दूरी में आप समय से भाग दे दो, ये देखो टाइम है, तो 4 7 28 7 यूनिट। इसके लिए चाल कितना हो जाएगा, तो 7 4 28 4 दूना के 8, यानी इसके लिए चाल हो गया 8 किलोमीटर पर घंटा और इसके लिए चाल हो गया 8 किलोमीटर पर घंटा। अगर इसको किलोमीटर में माने तब, या फिर यूनिट में माने तो यूनिट पर घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज समझिए कि गाड़ी जो ए है वो 6 बजे चल दी है और गाड़ी बी स्टार्ट हुई है 8 बजे। तो जब तक गाड़ी बी स्टार्ट होगी तब तक गाड़ी ए तो 2 घंटा चल दी, तो 2 घंटा में कितना डिस्टेंस कवर कर दी, तो टोटल डिस्टेंस आपको 28 किलोमीटर का करना था, लेकिन वो 7 की स्पीड से 2 घंटा चल दी, तो आपको 14 स्पीड तो आपको कवर कर दी 14 यूनिट, तो 28 - 14। ठीक है, अब रेस्ट तो इतना बचा 28 - 14, तो आप दोनों मिलकर कंप्लीट करेगी, तो एक आपको एफिशिएंसी माने या फिर यहाँ पर चाल है, तो एक एफिशिएंसी माफ कीजिएगा, एक चाल यहाँ पर मानिए, टाइम एंड वर्क नहीं बना रहे हैं, तो एक चाल माफ कीजिएगा, यहाँ पर 3-4 बार मुझसे एफिशिएंसी बोला गया, क्योंकि मेरे दिमाग में एकदम कंसेप्ट नाच रहा है टाइम एंड वर्क वाला। ठीक है, तो ए का चाल हो गया 7 यूनिट और बी का चाल हो गया 8 यूनिट, तो 7 8 15 यूनिट के स्पीड से इतना डिस्टेंस को कवर करेगी, तो इतना बटे में 15 आपका हो जाएगा समय। ठीक है, आप कहोगे कि सर जोड़ क्यों रहे हो, अरे मेरे दोस्त, जब भी 2 रेलगाड़ी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो आपको नहीं समझाया हूं कि चाल जुड़ता है, सापेक्ष चाल हो जाता है, तो एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में जा रही है रेलगाड़ी की नहीं, ये जा रही है मेरठ से दिल्ली और ये आ रही है दिल्ली से मेरठ। ठीक है, तो इतना समय हो गया, तो 28 में से 14 गया 14, तो 14/15 घंटा के बाद मिलेगी, यानी 14/15 कहने का मतलब 60 से गुणा कर दो, मिनट के बाद कर दो, क्योंकि घंटा में तो काम नहीं बन रहा है, तो 15 चौके 60 यानी 14 चौके 56 मिनट बाद। ठीक है, 56 मिनट बाद, तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कि 8:56 पर, 8:56 पर। कुछ बेवकूफ लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि सर 6 घंटा में क्यों नहीं जोड़े, 6 बजे में क्यों नहीं जोड़े। अरे चुट्टा, यहाँ जब ये 6 बजे स्टार्ट हो रही है और ये 8 बजे, तो क्या ये इसके स्टार्ट होने के पहले ही जाकर ये मिल जाएगी 6:56 पर, ये दिल्ली से स्टार्ट नहीं हुई है जाके मिल जाएगी, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। ठीक है, तो 8:56 पर। आइए नेक्स्ट 17, जो ज्यादा समय चला गया इस क्वेश्चन पर। बोला 3 व्यक्तियों के बीच 624 रुपए की धनराशि को 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में वितरित किया जाता है, तो सबसे कम हिस्से की धनराशि होगी। देखो, सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, तो एलसीएम हो गया 12, तो ABC का रेशियो लिख लो, ABC रेशियो का क्वेश्चन है, तो 2 6 के 12, 3 चौके 12, 4 3 12। टोटल धन कितना हो गया, तो 6 4 10 3 13 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 624 रुपया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 13 चौके 52 और 52 से बच गया 10, 13 बाठे 104, यानी 48 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू आपको हो गया 48 रुपया। तो पूछ रहा है कि सबसे कम हिस्से की धनराशि, तो सबसे कम हिस्सा तो सीए को मिला है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 48 यानी 3 के 24 यूनिट 4 हो गया, 144 आंसर होना तय है। अरे यूनिट डिजिट 4 होगा तो 144 होगा, क्योंकि और में अच्छा 264 में भी है, गुणा कर लो, 3 के 24 के 4, 4 3 12 2 14, 144। ठीक है, आइए नेक्स्ट 18। बोला कि यदि किसी सारणी के समस्त पदों का समांतर माध्य 5 है और माध्यिका 6 है तो बहुलक। देखो, बहुलक निकालने का एक बहुत ही बेहतरीन सूत्र होता है, आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होइएगा कि बहुलक बराबर होता है, यहाँ पर बहुलक बराबर लिखना चाहें तो होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। बस क्वेश्चन बन गया। 3 माध्यिका, तो 3 × माध्यिका कितना है 6 -2 माध्य, तो 2 × 5, तो 18 में से 10 गया, कितना हो गया 8। 8 आपको बहुलक हो जाएगा। आइए नेक्स्ट। बोला है कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है, तो उसका परिधि हो जाएगा 88, अरे 2πr यार। ठीक है,
आइए 20 बोला है कि y बराबर 3 में बिंदु 7 - 4 का प्रतिबिंब क्या होगा। यहाँ पर एक चीज मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जिसके रिस्पेक्ट में आपको प्रतिबिंब पूछे उसका ही आपको कोऑर्डिनेट चेंज होता है, अदर का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर समझो कि जो x का कोऑर्डिनेट है आपको 7 यूनिट, अरे x का कोऑर्डिनेट 7 यूनिट है ना, यानी 7 भी मानो, यूनिट नहीं बोलो तो 7 तो आपको चेंज होगा नहीं, चेंज तो होगा आपको y कोऑर्डिनेट। तो ये आपको कहां से चेंज हो गया, ये कहां से चेंज हो गया, ठीक है। या तो आंसर सी होगा या तो डी होगा। और आप लोग किसी के रिस्पेक्ट में प्रतिबिंब कैसे निकालते हो, एक डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूं कि मिड पॉइंट से, जैसे यहां पर निकालिए मिड पॉइंट -4 प्लस y बट्टे में 2 मिड पॉइंट हो जाएगा, और मिड पॉइंट इसको मानते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट का रिजल्ट तो हो जाएगा 3। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 और 4 जाके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 10। तो y बराबर 10 आ गया, और y का कोऑर्डिनेट 10 और x का कोऑर्डिनेट तो आपको बतेबे किया हूं कि चेंज नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सी 7 10, ठीक है। आइए 21 बोला है कि एबीसी में खंड एडी जो है परपेंडिकुलर है किस पर, सीबी पर, और एई जो है सीएबी का समद्विभाजक है। एई देखो सीएबी का समद्विभाजक है, इस कोण का ये समद्विभाजक है, तो ये हो गया आपको थीटा, तो ये भी होगा थीटा, यानी बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। बोला कि एईडी का मान ज्ञात करें, यानी इसका वैल्यू पता करना है। और ज्योमेट्री में आप 75 तरह के जब तक कंसेप्ट नहीं लगाइएगा आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। और 75 तरह के कंसेप्ट के लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। देखो यहाँ पर त्रिभुज एबीसी की बात किया जाए तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, तो आप बिना सोचे समझे बोल दोगे कि 180 डिग्री होता है जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो अगर ए बी सी की बात किया जाए तो 60 + 40 कितना हो गया 100। तो कोण ए कितना हो जाएगा, तो मेरे दोस्त ए 80 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 180 डिग्री होता है, तो ये हो गया 100, तो ये 80। लेकिन ई समद्विभाजक है तो ये हो गया 40, तो ये हो गया 40, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रायंगल एईबी में बात किया जाए, एईबी में, ठीक है, तो ये हो गया 40 और ये हो गया 40, तो 40 40 हो गया 80, और 80 का जो यहाँ पर एईबी का बाह्य कोण है, देखो ना बाह्य कोण कितना है, तो एईडी है, ठीक है, एईडी है। तो डायरेक्ट आपको त्रिभुज के दोनों कोणों का योग उसके बाह्य कोण के बराबर होता है, तो हो गया 80, ठीक है। ज्योमेट्री में आपको बोलबे किया हूं, कंसेप्ट नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। आइए 22 बोला है ठहरे हुए पानी में किसी नौका की गति 15 किलोमीटर पर आवर तथा धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा की दिशा में 12 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। तो चाल मल्टीप्लाई बाई समय, तो धारा की दिशा में बोल रहा है तो चाल जुड़ जाएगा, तो 15 3 हो गया 18 किलोमीटर पर आवर ये चाल हो गया, और समय कितना है 12 मिनट, तो इसको किलो मीटर मिनट है, तो इसको घंटा में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो 12/60 कितना किलोमीटर आ गया, 12 एकम 12, 12 5 60, 18/5 यानी 3.6 किलोमीटर। आइए 23 बोला कि ये +1/में इज इक्वल टू √3 है, तो ये क्यू +1/में रूट इतना का वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट लगा दीजिए। अरे आपको बताए हैं कि x +1/में x बराबर k रहता है, तो x क्यू +1/में x क्यू बराबर क्या होता है, तो k क्यू -3 के होता है, बस। तो √3 इतना का वैल्यू निकालना है, तो √3 का क्यू -3k, तो 3√3, k का वैल्यू यहाँ पर √3 है, तो √3 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 3√3 हो जाएगा, और -3√3 ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया 0। आइए 24 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर जगह तो मेरे से मिस्टेक हो गया एक कि जगह छुटबे नहीं किया, क्वेश्चन आपको भयंकर दिख रहा है, चलिए एडजस्ट करते हैं किसी तरह। बोला है XY 2 बाल्ब क्रमशः 30 घंटा और 20 घंटा में एक टैंक को भर सकते हैं, तो टैंक को भरने के लिए दोनों बाल्ब खोल दिए जाते हैं, ठीक है, और परंतु 1/3 भाग तक भर जाता है तो बाल्ब को बंद कर दिया जाता है। तो टैंक में लीक हो जाने के कारण दोनों बाल्बों द्वारा भरे गए पानी का 1/3 हिस्सा का रिसाव हो जाता है, तो रिसाव को तुरंत बंद कर दिया जाता है और दोनों बाल्बों को फिर से खोल दिया जाता है, ठीक है। तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखो भयंकर क्वेश्चन है, यहाँ पर घबराइए नहीं, क्वेश्चन को इतना ही में बना दीजिए। यहाँ पर x है और y है, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ए ले रहा है भरने में 30 घंटा और ले रहा है 20 घंटा। तो टाइम एंड वर्क में टोटल जो आपको घंटा दिया रहता है या फिर डे दिया रहता है, तो उसका एलसीएम लेकर टोटल वर्क कंसीडर करते हैं। लेकिन पाइप एंड सिस्टम में यानी नल और टंकी में इसका एलसीएम लेकर हम लोग टैंक की
टोटल धारिता आपको कंसीडर करते हैं, यानी टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो 30-20 कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 60, तो ये हो गया आपको टोटल वॉल्यूम। ठीक है, यानी टैंक की टोटल वॉल्यूम। तो एक चीज यहां पर एफिशिएंसी निकाल दीजिए, तो 30 दूना के आपका हो जाएगा 60 और 20 तिहाई 60। टैंक की जो कैपेसिटी है, यानी उसकी जो क्षमता है या फिर उसका वॉल्यूम है, उसमें 60 यूनिट का कोई चीज, यानी कोई पानी, उसमें कोई पानी नहीं, माफ कीजिएगा, उसका जो कैपेसिटी है या फिर वॉल्यूम बोल रहे 60 यूनिट का है। लेकिन बोल रहा है कि 1/3 भाग भरा है, तो 60 का 1/3 भाग भरेगा तो कितना भरेगा, तो आप कहोगे 20 यूनिट भरेगा। तो 20 यूनिट जब भरेगा तो 20 यूनिट को भरने में कितना समय लगा होगा, तो 2, 3, 5 के एफिशिएंसी से भरा होगा, तो 20/5 यानी 4 घंटा लगा होगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गया। लेकिन एक धोखा क्या हो जाता है कि इतना भरने के बावजूद भी 1/3 हिस्से का रिसाव हो जाता है 20 यूनिट में, तो फिर 20/30 आपको खाली रह जाएगा। अरे 20/3, क्योंकि 1/3 हिस्सा रिसाव हो जाता है। और रेस्ट कितना बचा था, तो मेरे दोस्त पहले 60 यूनिट भरना था, तो 60 में 20 यूनिट ना भरे थे, तो 40 यूनिट बाकी था। तो अभी भी टैंक इतना खाली है, तो कितना हो जाएगा, 40 तिहाई 20, 120 और 20, 140/3 यूनिट टैंकी अभी खाली है। और इसको भरेगा 2 और 3, 5 के एफिशिएंसी से, क्योंकि फिर दोनों बाल्बों को खोल दिया जाता है। ठीक है, तो 140/3 को भरेगा 5 के एफिशिएंसी से, तो 5 से भागा दे दो। ठीक है, तो भागा दे दो, 5 से कट जाएगा 28 बार में। ठीक है, तो 28/3 कितना हो जाएगा, 3 9 27, यानी 9.1/3 घंटा। तो अब पूछ रहा है कि भरने में कुल कितना समय लगा, तो मेरे दोस्त यहाँ पर समय जो लगा है 9.1/3 घंटा, लेकिन 4 घंटा तो पहले भी लगा था 20 यूनिट को भरने में, तो टोटल समय हो जाएगा 9 4 13.1/3। यहाँ पर मैं बड़ा कर देता हूँ, आप लोग देखिएगा इसको स्क्रीनशॉट लेकर। अरे हो जा, ठीक है, अब तो बड़ा हो गया, अब तो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन तो आपको धोखा दिया है। क्या करना है, √3 - 2 परमीकरण कर दो, तो इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो हो जाएगा √3 - √2 और ये हो जाएगा √3 - √2। ऊपर हो गया a - b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² - 2ab, तो 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट में है। √2 का स्क्वायर 2, तो 3 2 हो गया 5 -2ab 2ab, यानी 3 दूना के 6। बट्टे में क्या हो गया, a + b × a - b, तो 3 में से 2 घटा दो यार 1, आपका आंसर हो गया C। नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्त मैं डिस्कस करूंगा एसके झा सर के मैथ प्रैक्टिस सेट के सेट नंबर 47 को। ठीक है, सेट नंबर 47 को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।